नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों का। सीएम धामी ने युवाओं को दलों को सौगात दी है। साथ ही आपको बताते चलिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जिन्होंने महिलाओं को सौगात दी। साथ ही सीएम धामी आपको बताएं कि सीएम धामी ने युवाओं को मंगल दलों को सौगात दी। साथ ही आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि महिला को कई सौगातें दी। साथ ही महिला और युवा मंगल दलों को सौगात, प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी की घोषणा भी की है। तो वहीं उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महिला और युवा मंगल दलों को सौगात दी, प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी की घोषणा की। सीएम धामी ने मुख्य सेवक संवाद में आज महिला मंगल दलों को और युवक मंगल दलों के साथ संवाद किया। इस दौरान सभी जिलों में युवा और महिलाएं कार्यक्रम में शामिल हुए। चुनौतियां जो राज्य के हमारे सामने हैं, उन सभी चुनौतियों का हम भली भांति तभी सामना कर सकते हैं जब हम सब मिलजुल कर आगे बढ़ें, एक ध्येय के साथ आगे बढ़ें, एक निश्चित उद्देश्य के लिए हम सब एक रहें। और राज्य का समग्र विकास जनता के बिना सहयोग के संभव नहीं हो सकता है। और ऐसे में हमारे राज्य में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के में हमारे जो मंगल दल हैं उनकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार भी लगातार महिला मंगल दलों को, युवक मंगल दलों को लगातार प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। भ्रष्टाचार पर भी निर्णायक लड़ाई आगे बढ़ाई है। उसका परिणाम है कि अभी पिछले 3 सालों में 150 से भी ज्यादा भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। अभी आपने कल भी देखा होगा अखबारों में, आज भी देखा होगा, घूस लेते हुए 1064 उस पर सूचना आने पर उनको ट्रैप किया गया। 1 लाख की कोई घूस ले रहा है, कोई 50,000 की घूस ले रहा है। आम जनता के पैसे को, खून पसीने को जो जिस प्रकार से जो है उनके साथ नाइंसाफी करने वालों को हमने कहा है किसी कीमत पर भी राज्य के अंदर इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारे कदम रुकने वाले नहीं है, ये अभियान हमारा चलने वाला है। मैं तो आप सबसे भी अनुरोध करूंगा, हमारे युवक मंगल दल के लोग हैं, महिला मंगल दल के लोग हैं, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है, उस लड़ाई को आप सब लोगों ने भी देवभूमि के अनुरूप इसको स्थापित करना है कि देवभूमि पारदर्शिता से चलेगी, देवभूमि भ्रष्टाचार से नहीं चलेगी। देवभूमि में साफ सुथरा काम होगा, पारदर्शी काम होगा, देवभूमि भ्रष्टाचार मुक्त होगी। भाइयों बहनों, यह अभियान हमने चलाया है। हमने इस वर्ष के बजट में युवा शक्ति और मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए भी महत्वपूर्ण वित्तीय प्रावधान किए हैं। यानी कि नए बजट में हमने एक अच्छी धनराशि का प्रावधान किया है, जिससे कि जो है हमारे युवा और हमारी महिलाएं, उनको आगे बढ़ने का अवसर मिले। हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री युवा मंगल दल स्वावलंबन योजना के अंतर्गत 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ग्रामीण खेलकूद एवं स्वास्थ्य संवर्धन योजना के अंतर्गत 2 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान भी किया गया है। इतना ही नहीं, युवाओं और महिलाओं के स्वरोजगार के लिए आसान ऋण मिले, प्रशिक्षण हो, आवश्यक संसाधन सुलभ रूप से उपलब्ध कराने के लिए हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 60 करोड़ रुपए का भी इसमें धनराशि का प्रावधान किया है। यही नहीं, हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और सशक्त बनाने के लिए, पलायन की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना, इसमें भी 10 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया है। तो वहीं चारधाम यात्रा को लेकर पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने इस यात्रा सीजन में 25 स्थानों पर ई व्हीकल चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध करा दी है। इससे यात्रा में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बार चारधाम यात्रा को ग्रीन यात्रा की थीम पर आयोजित करने के लिए निर्देश भी दिए। इसी क्रम में परिवहन विभाग और THDC के सहयोग से चारधाम यात्रा मार्ग पर 38 ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं। बता दें कि इससे
के लिए यात्रा शुरू होने तक 25 स्टेशन शुरू किए जा चुके हैं, जहां यात्री आसानी से अपने ई व्हीकल को चार्ज करवा रहे हैं। सीएम धामी ने रखा बड़ा लक्ष्य, यात्रा के रूप में आयोजित करने का लक्ष्य, जहां आपको बताते चले कि यात्रा मार्ग पर ईवी चार्जिंग स्टेशन खोले गए हैं, जिससे यात्री अपने ई व्हीकल्स को चार्ज कर सकेंगे और अपनी यात्रा को और भी सुगम बना सकेंगे, जिसके चलते ई व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए स्टेशन सरकार द्वारा खोले गए हैं। तो वहीं चमोली जिले में गांव माड़ा में स्थित केशव प्रसाद में 12 सालों के बाद विधि विधान से पुष्कर कुंभ का आयोजन किया गया, जिसे लेकर बद्रीनाथ धाम के साथ ही माड़ा गांव में एक बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों की आवाजाही बढ़ गई है। पुष्कर कुंभ में के आयोजन को लेकर जिला प्रशासन के साथ पुलिस प्रशासन की ओर से यहां तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। केशव प्रयाग में आयोजित पुष्कर कुंभ को लेकर पैदल मार्ग का सुधारा गया है। यहाँ पैदल के रास्ते में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अलग अलग भाषाओं में साइन बोर्ड भी लगाए गए। इसके साथ ही कुंभ के सुचारू संचालन के यहाँ पैदल मार्ग पर पुलिस की तैनाती की गई है। वहीं संगम तट पर एसडीआरएफ के जवानों की तैनाती भी की गई है। तो वहीं हरिद्वार के प्रसिद्ध चंडी देवी मंदिर में महंत रोहित गिरी को लुधियाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक महिला ने महंत पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। महिला ने बताया कि पति से विवाद के बाद वह हवन करवाने हरिद्वार आई थी और वहीं महंत से संपर्क में आई। साथ ही आरोप ये भी है कि महंत ने महिला को व्हाट्सएप पर लगातार संदेश भेजे और 14 मार्च को लुधियाना में कार में बैठाकर छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया। तो बताते चले, महंत की कार में महिला से छेड़छाड़ का महंत पर आरोप लगाया गया। चंडी देवी मंदिर के महंत पर यह आरोप लगा है। छेड़छाड़ की शिकायत पर पुलिस अब कार्यवाही कर रही है। तो वहीं देहरादून में सतर्कता अधिष्ठान की टीम ने देहरादून में पटेल नगर थाना क्षेत्र में आईएसबीटी चौकी प्रभारी उप निरीक्षक देवेंद्र गुगशाल को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। शिकायतकर्ता के तहत बताया गया कि चौकी प्रभारी के पास एक भूमि विवाद की जांच लंबित है, जिससे उसने गैंगस्टर एक्ट लगाने की धमकी देकर 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। जांच के बाद सतर्कता अधिष्ठान ने तुरंत जाल बिछाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पिछले 3 सालों में धामी सरकार ने भ्रष्टाचार के मामलों में 150 से अधिक आरोपियों को जेल भेजा है। गैंगस्टर एक्ट की दी थी धमकी, जिसके चलते की गई कार्यवाही। तो वहीं हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया, जहां दबंगों ने देर रात एक घर में घुसकर युवक को बेरहमी से पीटा। बेल्ट, लात, घूसों से की गई युवक की पिटाई। साथ ही ये पूरा मंजर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और अब सोशल मीडिया पर ये पूरा मंजर वायरल हो रहा है। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शुरुआती जांच में सामने आया कि दोनों पक्षों में वाहन पार्किंग को लेकर यह विवाद हुआ था, जो इतनी हिंसा में तब्दील हो गया। तो वहीं पुलिस ने वीडियो फुटेज को अपने कब्जे में लेकर आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है और जल्द गिरफ्तारी की बात भी कही है। देखिए, परसों रात का घटनाक्रम है। तो पुलिस के संज्ञान में जैसे ही बात आई, पुलिस ने प्रिवेंटिव के तौर पर उस व्यक्ति को जो हमला कर रहा है उसको अरेस्ट किया है और आज उसमें तहरीर आ गई, मुकदमा दर्ज हो गया है। जो फैक्ट आएंगे, जो तथ्य होंगे, उसके हिसाब से सख्त लीगल कार्रवाई की। तो वहीं हरिद्वार में एसएसपी प्रेमचंद सिंह डोभाल ने महकमे को सख्त निर्देश जारी किए। वही कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए निर्देश जारी किए गए हैं। अपराधों पर लगाम लगाने को लेकर जवानों की समस्याएं सुनने तक इस समीक्षा बैठक की कई बड़े फैसले लिए गए हैं। हम ये प्रत्येक माह के भांति इस बार भी जो प्राइम मीटिंग थी उसके एजेंडा में
जो हमारी विवेचनाएं हैं उसकी पेंडेंसी के संबंध में, हमारी जो चेकिंग है उसके संबंध में, हमारे NBW, हमारे जो इनामी अपराधी हैं और हमारे जो गैंगस्टर एक्ट में जो हमारी कार्रवाइयाँ पेंडिंग चल रही है, साथ में हमारे NDPS एक्ट की जो कार्रवाइयाँ हैं उस पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ में थाने में रहने वाले हमारे जो कर्मी हैं उनके रखरखाव, उनको किस तरीके से वो लोग रह रहे हैं, वहाँ पर किस तरीके से उनकी भोजन व्यवस्था है उसके संबंध में भी चर्चा की गई। फोर्स में डिसिप्लिन को लाने के लिए, साथ में प्रत्येक जो कर्मी हमारे साथ काम कर रहा है और इस फोर्स में जो काम कर रहा है उसका मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए जो भी आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो सभी थाना प्रभारियों को दिए गए हैं। भाई जिसके जो नहीं तो वहीं देहरादून समेत उत्तराखंड में कई जिलों में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगले 2 घंटों के भीतर देहरादून, पौड़ी और टिहरी जिलों में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने, ओलावृष्टि, भारी बारिश और तेज हवाएं 40 से 50 किमी प्रति घंटा चलने की संभावना है। तो वहीं मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। खासकर खुले इलाकों, पेड़ों के नीचे या कच्चे निर्माण स्थलों से बचने की सलाह दी है। साथ ही किसानों को भी सावधानी बरतने को कहा गया है, क्योंकि ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने किया अलर्ट जारी, बदल सकता है मौसम का मिजाज, जिसे लेकर सरकार ने अलर्ट जारी किया। ओलावृष्टि, तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। साथ ही किसानों को भी, लोगों के साथ साथ किसानों को भी सतर्क रहने को कहा है। हिमालय की गोद में बसे चारधाम न केवल उत्तराखंड की पहचान है, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र भी है। हर साल की तरह इस बार भी श्रद्धालु भारी संख्या में भगवान के दर्शनों के लिए इस पुण्य स्थल पर जा रहे हैं। केदारनाथ की पवित्र गूंज हो या बद्रीनाथ का दिव्य वैभव या फिर गंगोत्री यमुनोत्री की निर्मल धाराएं, चारधाम यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा से ईश्वर के मिलन की अनुभूति है। राज्य सरकार और प्रशासन की ओर से यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। चारधाम की ये यात्रा न केवल पैरों से नहीं, श्रद्धा और विश्वास से भी पूरी होती है। तो आइए नियमों का पालन करें, प्रकृति का सम्मान करें और इस यात्रा को एक पवित्र अनुभव बनाएं। चारधाम यात्रा पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड, यहाँ हर घाटी, हर नदी, हर शिखर में बसती है आस्था, और इसी आस्था का प्रतीक है चारधाम। उत्तराखंड की पावन भूमि को देवभूमि के नाम से जाना जाता है और इसी देवभूमि में स्थित है चारधाम। सिर्फ मंदिर नहीं, आत्मा से परमात्मा की यात्रा के पड़ाव है। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश विदेश से चार धामों के दर्शन के लिए आते हैं। भक्तों की संख्या इसलिए भी ज्यादा होती है क्योंकि चार धाम यात्रा साल में 6 महीने के लिए ही चलती है, जहां आस्था और प्रकृति एक साथ मिलकर ईश्वर का अनुभव कराती है। हिमालय की गोद में बसे 4 पवित्र धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये सिर्फ तीर्थ नहीं, श्रद्धा, आस्था और आत्मिक शांति का प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चार धाम यात्रा की शुरुआत यमुनोत्री से होती है। कहा जाता है कि यदि यात्रा यमुनोत्री से शुरू की जाए तो चार धाम यात्रा बिना किसी विघ्न बाधा के पूरी होती है। यमुनोत्री धाम में माँ यमुना का उद्गम स्थान है, साथ ही माँ यमुना का मंदिर भी है। चार धाम यात्रा काफी जटिल यात्रा है, इसलिए यमराज की बहन माँ यमुना की सर्वप्रथम पूजा करके आगे बढ़ने से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। यमुनोत्री के दर्शन के बाद चार धाम यात्रा का दूसरा पड़ाव होता है गंगोत्री धाम। हिमालय की ऊंची वादियों में बसा ये पावन स्थल गंगा मैया की उद्गम स्थली मानी जाती है। यमुनोत्री से गंगोत्री की दूरी करीब 220 किलोमीटर है, लेकिन इस सफर में आपको पैदल नहीं चलना पड़ता। सुविधाजनक सड़क मार्ग से आप सीधे गंगोत्री धाम तक पहुंच सकते हैं। चार धाम यात्रा का तीसरा पड़ाव है केदारनाथ धाम। हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित ये धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कहा जाता है कि भगवान शिव आज भी केदारनाथ में निवास करते हैं। यहाँ की हवा, यहाँ की धरती, हर कण में बसी है महादेव की उपस्थिति।
बर्फ से ढके पहाड़, शिव भक्ति में लीन साधक और गूंजती हर हर महादेव की स्वर लहरियां, यही है केदारनाथ, जहां हर सांस में शिव का वास है। जी हाँ, बिल्कुल, ये रहा 4 धाम यात्रा के चौथे और अंतिम पड़ाव बद्रीनाथ धाम। उत्तराखंड के चमोली जिले में बसा ये दिव्य स्थल भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। 4 धाम यात्रा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है बद्रीनाथ धाम। भगवान विष्णु को समर्पित ये तीर्थ हिमालय की गोद में स्थित एक दिव्य अलौकिक अनुभूति है। मान्यता है कि स्वयं भगवान विष्णु यहाँ तपस्या में लीन हुए थे और देवी लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष बनकर उन्हें छाया दी थी। इसी से इस स्थान का नाम पड़ा बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में बहती अलकनंदा की धारा, बर्फ से ढके मंदिर के शिखर और भक्तों की अटूट श्रद्धा, यही समापन है उस आध्यात्मिक यात्रा का जो यमुनोत्री से शुरू होकर बद्रीनाथ तक पहुंचती है। बर्फ से ढके शिखर, मंत्रोच्चार की गूंज और दर्शन की प्रतीक्षा में झुकी श्रद्धा, यही है बद्रीनाथ धाम, जहां पहुंचकर यात्रा नहीं जीवन पूर्ण होती है। 4 धाम यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाओं को पहले से कहीं अधिक हाईटेक और सुगम बनाया गया है। सफर और प्रशासन ने मिलकर हर स्तर पर ये सुनिश्चित किया है कि हर श्रद्धालु की यात्रा सुरक्षित, सुविधाजनक और स्मरणीय हो, चाहे बुजुर्ग हो या युवा। अब 4 धाम की ये दिव्य यात्रा और भी सरल और सुगम बन चुकी है। विशेष रूप से श्री केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं भी सामान्य रूप से संचालित हो रही है। दुर्गम पहाड़ी मार्गों के विकल्प के तौर पर ये सेवा बुजुर्गों और असमर्थ यात्रियों के लिए बहुत उपयोगी साबित हो रही है। हर पड़ाव पर तैनात हेल्प डेस्क और मेडिकल स्टाफ और सुरक्षा कर्मी श्रद्धालुओं को निरंतर मार्गदर्शन और सहायता प्रदान कर रहे हैं। तो आपने देखा कैसे 4 धाम यात्रा न सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और प्राकृतिक विरासत का अद्भुत संगम भी है। राज्य सरकार और प्रशासन की तरफ से किए गए व्यवस्थात्मक प्रयास श्रद्धालुओं के विश्वास, समर्पण से मिलकर इस यात्रा को और भी सुंदर, सरल और सुरक्षित बना रहे हैं। ऐसे में हम सभी की भी जिम्मेदारी बनती है कि नियमों का पालन करें, प्रकृति और धाम की गरिमा का सम्मान करें और 4 धाम यात्रा को एक पवित्र, सकारात्मक और अविस्मरणीय अनुभव बनाएं। इसी शुभकामना के साथ हमारी इस विशेष प्रस्तुति को यही विराम देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।